Hello students, this is Akriti Tiwari with another video lecture from class 12 chapter 3 human reproduction. And in today's class we will be discussing about the fertilization, and in this class we have to discuss about sperms also, right? So students, if you find any of the doubt, just consider NCERT book for the diagrams. I have tried my best to make clean and visible diagrams on the board, but if you find any of the difficulty, just consider your books, right? So let's get started. In today's class we will be discussing about sperms. ठीक है, तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, दो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का होना जरूरी है। तो मेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तब वो होते हैं स्पर्म्स, और स्पर्म्स क्या होते हैं, मोटाइल, और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो होते हैं ओवम, और ये होते हैं नॉन मोटाइल। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि फर्टिलाइजेशन इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर्स के साथ साथ केमिकल कॉम्बिनेशन मिलाकर, क्योंकि बहुत सारे सिक्रेशंस होते हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो पाता है। सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट फिजिको केमिकल प्रोसेस। So what exactly going to happen is I have drawn a mind map over here, तो आपको पता चलेगा कि exactly fertilization होता कहाँ पर है और कैसे sperms जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और ओवम से ओव्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू जो ओवरी रिलीज होती है वो डिजायर्ड जंक्शन पर पहुंचते हैं और वहां पर मेल स्पर्म और ओवम जो है वो फ्यूज होते हैं। तो स्पर्म्स जो है वो वजाइना के अंदर ट्रैवल करते हैं और वजाइना से वो चले जाते हैं सर्वाइकल कैनाल में। तो सर्विकल कैनाल मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर समझाए थे। तो सर्विक्स के ऊपर जो एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो स्पेस होता है उसे सर्विकल कैनाल कहते हैं। तो वजाइना के से पास ऑन होकर सर्विकल कैनाल तक पहुंचता है और सर्विकल कैनाल से कहां तक पहुंच जाता है, यूटेरस तक। यूटेरस में से वो आगे पहुंचता है इस्थमस पर, जो कि ओवरी के पास हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस्थमस तक वो वहां पर पहुंच जाता है। कौन, स्पर्म। अब ओवम की बात करते हैं, तो ओवम रिलीज हुए हैं और रिलीज होकर के कहां तक पहुंचे हैं, फिम्ब्रे तक, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे। उसके बाद उसने फर्दर ट्रैवल किया है और कहां तक पहुंचे हैं, इनफंडिबुलम तक, और इनफंडिबुलम से फाइनली जो ऐसे ट्यूब नैरो स्ट्रक्चर जा रहा था वो होता है एम्प्यूला, और फाइनली एम्प्यूला तक पहुंच जाते हैं। जब हमने ओवरी का स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब हमने पढ़ा था, तो ट्रैवलिंग के लिए जो हमने ओवरीज के पास ऐसे ट्यूब लाइक पैसेजेस जा रहे थे ना, जहाँ पे हमने पूरा वो पढ़ा था, क्या कहते हैं उसको, फिलोपियन ट्यूब। तो फिलोपियन ट्यूब में स्थमस और एम्प्यूला दोनों थे, है ना। तो इम्पेंडिबुलम से एम्प्यूला तक पहुंच जाएंगे और स्थमस और एम्प्यूला के जंक्शन पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो आपको याद होगा आपकी एनसीईआरटीज में एम्प्यूला लिखा है, मैंने आपको बताया भी था कि एग्जैक्टली व्हाट अगर आपसे पूछे तो आप कह देंगे कि भाई कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन, तो आपको आंसर देना है एम्प्यूला में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्म्स जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करते हैं थ्रू वजाइना, वजाइना से वो पास ऑन होते हैं सर्वाइकल कैनाल में, सर्विकल कैनाल से वो यूटेरस तक पहुंचते हैं एंड फाइनली इस्थमस पर जाकर के रुक जाते हैं। ठीक है, फिर जो हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की बॉडी से रिलीज होते हैं ओवम, ओवम जो है वो फिम्ब्रे तक पहुंचते हैं, फिम्ब्रे जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, और फिर वो पहुंचते हैं इनफंडिबुलम तक, इनफंडिबुलम से पहुंच जाता है एम्प्यूला, एम्प्यूला इज द जंक्शन, एम्प्यूला और स्थमस के जंक्शन पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और एक और बात यहाँ पर बतानी जरूरी है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर पाते हैं। आउट ऑफ 30 to 40,000 नियरली इतने एंटर कर पाते हैं, और एंटर करने के बाद भी केवल फ्यूज जो करेगा वो एक ही स्पर्म करेगा एग को, यानी कि फ्यूज जो करेगा वो एक ही एग करेगा। बाकी के सारे क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं वो फिम्ब्रे में अटक कर रह जाते हैं, कुछ जो होते हैं एसिडिक मीडियम की वजह से, डिफरेंट रिएक्शंस की वजह से डेड हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो वहां तक रीच नहीं कर पाते, है ना। तो
इस हिसाब से थोड़े थोड़े मतलब बाकी के सारे क्या हो जाते हैं, वो हट जाते हैं और केवल एक ही बचता है फाइनली वहां तक पहुंचते पहुंचते जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है। और स्टिमस एम्पुलर जंक्शन को पर केवल एक स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज कर कर जाइगोट बनाता है। अब जान लेते हैं कि स्पर्म जो है वो ट्रैवल कैसे करता है, कैसे स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करता है, एग को फ्यूज करता है। ठीक है, तो स्पर्म जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है। इसके पास इसका अगर स्ट्रक्चर पढ़े तो इसके पास हेड होता है, नेक होता है, टेल होता है। तो हेड ये वाला पार्ट है, नेक ये वाला पार्ट है, टेल ये वाला पार्ट है। दिस इज टेल, दिस इज नेक, दिस इज हेड और ये बॉडी आप मान लीजिए। तो हेड जो होती है उसके पास इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और ये कवर होते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर से। इनके बाहर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस कैप जैसे स्ट्रक्चर को हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रोसोम जो होता है उसके अंदर बहुत सारी एंजाइम्स फिल्ड होती हैं। ये एंजाइम्स फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं ओवम के। जो मिडिल पीस होता है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस मिडिल पार्ट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो टेल की मूवमेंट कराने के लिए, ट्रैवल करने में फैसिलिटेट करेंगे स्पर्म को। एक्रोसोमल रिएक्शंस जो हैं वो क्या करती हैं, फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करती हैं, इंप्रूव कराती हैं। अब यहाँ पर क्या होते हैं, दो तरीके के जो सिक्रीशंस हैं वो सिक्रीट होते हैं। एक सिक्रीशन आते हैं स्पर्म की तरफ से, एक सिक्रीशन आते हैं ओवम की तरफ से। तो जो ओवम सिक्रीट करती है उसे फर्टिलाइजन कहते हैं और जो स्पर्म सिक्रीट करते हैं उन्हें एंटी फर्टिलाइजन कहते हैं। तो फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन आपस में रिएक्ट करते हैं तभी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजन के लिए दो तरीके के सिक्रीशंस हैं, ZP3, ZP4 और एंटी फर्टिलाइजन में स्पर्म लाइसिस, जोनालाइसिन और कैल्शियम। तो 3 सिक्रीशंस यहाँ पर होते हैं। अब मैं एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन आपको पूरा बताऊंगी। मीनवाइल आई विल जस्ट रब द बोर्ड so that I can make a fine diagram and you will understand each and everything so clearly. और इसके बाद जो मैं अब डायग्राम बनाने वाली हूँ, अगर वो आपको समझ में आ जाए और आप इजी वेस्ट वे में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को याद कर पाए तो फटाफट से आप लाइक और शेयर करेंगे। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब यहाँ पर क्या होने हैं, स्पर्म के बहुत सारे जो स्पर्म्स हैं वो एग के पास आ गए हैं और वो सभी चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन को वो कराएं। लेकिन यहाँ पर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म कैसे फर्टिलाइज करता है एग को, एक्रोसोमल प्रोसेस से करता है। ये एक्रोसोमल प्रोसेस को इजी वे में डिफाइन करने के लिए मैंने 6 इजी स्टेप्स में इसको आपको डायग्रामेटिकली दिखाया है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एग जो स्पर्म्स होते हैं वो एक साथ रिलीज होते हैं और सभी क्या चाहते हैं, फ्यूज करना चाहते हैं एग के साथ। लेकिन ड्यू टू जितनी भी जेनेटिकल ट्रैक्ट की रिएक्शंस होती हैं, जितने भी वहां पर बैरियर्स हैं, उनकी वजह से क्या हो पाता है, 2 या 3 ही पहुंच पाते हैं वहां तक और एग के मतलब फर्टिलाइजेशन जंक्शन तक। और फर्टिलाइजेशन जंक्शन पर पहुंचने के बाद भी क्या होता है, अगर एक से ज्यादा स्पर्म पहुंच गए तो पॉलीस्पर्मी हो जाएगा। पॉलीस्पर्मी मतलब जब एक से ज्यादा स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे एग के साथ। तो उस चीज को रोकने के लिए भी क्या होता है, बहुत सारे जो एग के अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो सिक्रीशंस होते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं पॉलीस्पर्मी को और केवल एक ही स्पर्म को फ्यूज होने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एग का स्ट्रक्चर बनाया है। तो एग के पास क्या होता है, एग के पास अपनी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर आप उसे oocyte मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, इस एग के पास ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल क्या होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो होते हैं ये एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और जोना पेल्लुसिडा को हार्ड कर देते हैं। तो जोना पेल्लुसिडा को हार्ड क्यों कर देते हैं, क्योंकि जोना पेल्लुसिडा क्या करेगी, स्पर्म्स के प्रोटीन को, जो भी स्पर्म जो है, जो बाइंडिंग प्रोटीन है उनके पास, स्पर्म के बाइंडिंग प्रोटीन्स को जोना पेल्लुसिडा क्या करेगी, वो डाइजेस्ट कर लेगी। और जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएंगे तो पॉलीस्पर्मी नहीं हो पाएगी।
यानी कि इन शॉर्ट कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं पॉलीस्पर्मी को। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं पॉलीस्पर्मी को। कैसे पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ये एंजाइम क्या करती है, ज़ोना पेल्यूसिडा जो आउटर लेयर है एग सेल की, उसको हार्डन कर देते हैं, ताकि जो स्पर्म्स के पास प्रोटीन्स बाइंडिंग प्रोटीन्स है, वो बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या हो जाए, ज़ोना पेल्यूसिडा डाइजेस्ट कर ले और पॉलीस्पर्मी ना हो। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आई। अब देखो ये ज़ोना पेल्यूसिडा क्या है। ज़ोना पेल्यूसिडा के पास, ज़ोना पेल्यूसिडा एक आउटर लेयर है जिसके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ओवम के अंदर के मटेरियल को। ज़ोना पेल्यूसिडा क्या है, ज़ोना पेल्यूसिडा आउटर लेयर है एगशेल की, इसके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ज़ोना पेल्यूसिडा के पास क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स कंटेन लिख देते हैं। ज़ोना पेल्यूसिडा के पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इनर कंटेंट को ओवम के, जब तक कि एक्रोसोमल रिएक्शन फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं हो जाती, तब तक इन्हें बचा करके रखना है। अगर तब उससे पहले रप्चर हो गए तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, नहीं हो पाएगी ना। तो फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए एग के इंटरनल मटेरियल को क्या करते हैं, इनर कंटेंट को ज़ोना पेल्यूसिडा प्रोटेक्ट करके रखती है। और ज़ोना पेल्यूसिडा कैसे प्रोटेक्ट करती है, पॉलीस्पर्मी से भी बचाती है। कैसे, क्योंकि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो है वो क्या करते हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। यहाँ तक एक बात समझ आ गई आपको कि ये एक्सेल है, एक्सेल के पास आउटर लेयर है ज़ोना पेल्यूसिडा, उसके पास एक इनर लेयर है जिसे हम कहते हैं एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर oocyte मेम्ब्रेन। ज़ोना पेल्यूसिडा और एग मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे पेरीवाइटलिन स्पेस कहते हैं। ज़ोना पेल्यूसिडा और एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसे हम पेरीवाइटलिन स्पेस कहते हैं। इस पेरीवाइटलिन स्पेस के पास भी कुछ एंजाइमेटिक सिक्रीशंस होते हैं, ताकि जो भी स्पर्म एंटर करे, ताकि अगर पॉलीस्पर्मी इन केस हो गई है तो एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ स्पर्म मेम्ब्रेन फ्यूज ना कर पाए। इसीलिए स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए, फ्यूजन को रोकने के लिए ये पेरीवाइटलिन स्पेस होता है। अब देखिए कैसे होता है। फर्स्ट आपको नजर आ रहा है ये स्पर्म है, तो स्पर्म के क्या हो, स्पर्म के पास क्या है, एक्रोसोम। तो स्पर्म ने अपने एक्रोसोम की हेल्प से कहां तक पहुंच गया है, ज़ोना पेल्यूसिडा तक पहुंच गया है। यानी कि स्पर्म का कांटेक्ट हुआ है किसके साथ, एग के साथ। फर्स्ट स्टेप में ये हुआ है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, एक्रोसोम जो है उसने रिएक्ट किया है किसके साथ, ज़ोना पेल्यूसिडा के साथ। किसकी हेल्प से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से। तो सेकंड स्टेप में ये थोड़ा सा आपको अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, हल्का सा स्लाइटली अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन जब हुई तो एक्रोसोम ने रिएक्ट किया ज़ोना पेल्यूसिडा के साथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, एक्रोसोम ने रिएक्ट किया पेरीवाइटलिन, अब ये अंदर पहुंच गया, ज़ोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट कर दिया, उसने ब्रेक रप्चर करके कहां तक पहुंच गया, पेरीवाइटलिन स्पेस तक पहुंच गया है। ठीक है, पेरीवाइटलिन स्पेस के पास क्या है, प्रोटीन रिसेप्टर्स। ठीक है, फिर अब धीरे धीरे देखिए कैसे धीरे धीरे ये एंटर करता है। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ है, फोर्थ स्टेप यहाँ पर लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच गई, क्योंकि पेरीवाइटलिन स्पेस के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी, एग की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्पर्म की है और एग की है वो दोनों फोर्थ स्टेप में क्या करेंगी, फ्यूज करेंगी, क्योंकि पेरीवाइटलिन स्पेस के आगे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब क्या होगा फोर्थ स्टेप में, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करेंगी। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई, अब क्या दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, यानी कि स्पर्म किस में एंटर कर जाएगा, स्पर्म का न्यूक्लियस एग के अंदर एंटर कर जाएगा। तो फिफ्थ स्टेप में देखिए यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई। अब ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये वाला जिसे मैं डार्कन कर रही हूँ, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। ये स्पर्म का न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज हो जाए, किस में एंटर कर गया, एग के अंदर एंटर कर गया। फाइनली
क्या होगा, ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स दिखाए मैंने आपको, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तो फर्टिलाइजेशन हमारा 6 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले स्पर्म जो होता है आता है एग तक, यानी कि स्पर्म का कांटेक्ट होता है एग के साथ। फिर एक्रोसोम जो स्पर्म में प्रेजेंट है वो ज़ोना पेलुसिडा के साथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को यूज करके रिएक्ट करते हैं। जैसे ही वो ज़ोना पेलुसिडा को क्रॉस करेंगे, फिर थर्ड रिएक्शन होगा पेरीवाइटल स्पेस में। पेरीवाइटल स्पेस में प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, वो पेरीवाइटल स्पेस को जैसे ही क्रॉस करेंगे कहाँ तक पहुंच जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे, और फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही ब्रेक होगी तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एग के अंदर एंटर कर जाएगा, और फाइनली कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है वो फ्यूज करेंगे और पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करते हुए एक स्पर्म सेल क्या करेगी, फर्टिलाइज कर देगी हमारे ओवम को। सो दिस इज हाउ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमंस। यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। आई होप द डायग्राम इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आपको इजी स्टेप में समझ में आ गया होगा। आप इन स्टेप्स को यूज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं नोट्स बना करके, और इजीली आप इसको याद कर पाएंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, like, subscribe and share. Thank you.